हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। राष्ट्रपति वाला लेसन हमने शुरू करा था जिसमें मैंने आपको दो प्रीवियस वीडियोस में उनके बारे में समझा दिया है अच्छे से। ये तीसरा लेक्चर है मेरा, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया है? आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति की शुरुआत होती है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया है? 52 में। मैं हर बारी आपको रिवीजन कराती हूँ, उसके नोट्स बना लेना। फिर आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होंगी? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर बनेगा ये मैंने आपको बताया था। यानी 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीतियां दी हुई हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति द्वारा किया जाएगा। इसमें मैंने आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, और अप्रत्यक्ष सिस्टम है, गुप्त मतदान होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है, ठीक है। 55 में आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की रीति कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा वो किस रीति के अनुसार किया जाएगा। निर्वाचन की रीति। इज दैट क्लियर टू यू? ये चार मैंने आपको आर्टिकल 52, 53, 54, 55 ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिए। इससे आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 55 तक मैंने आपको पढ़ाया है। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 56 में। क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें दिया हुआ है? 56 में। अब देखो एक चीज़ के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें मालूम है, पहले तो ये ध्यान रखना है आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें पता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के जो कार्यकाल 5 वर्ष काउंट होते हैं वो किस अवधि से काउंट होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के जो कार्यकाल के 5 वर्ष हैं वो काउंट किस अवधि से होते हैं? चुनाव की तारीख से होते हैं, शपथ ग्रहण करने की तिथि से होते हैं, पद ग्रहण करने की तिथि से होते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे और इसमें पूछा था, आपको बताना था कि किस पद्धति से या तिथि से उनका कार्यकाल काउंट होता है। तो ये ध्यान रखना है, पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल काउंट होता है, ठीक। कौन सी तिथि से? पद ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल काउंट होता है 5 वर्ष। अब ये ध्यान रखना है कि अगर 5 वर्ष से पहले उनको हटा दिया जाए या किसी स्थिति में उनका पद रिक्त हो जाए तो क्या अगला राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के आएगा या बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा? तो अगले जो हमारे राष्ट्रपति आएंगे प्रीवियस राष्ट्रपति की जगह, तो वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनके कार्यकाल में, पहले वाले राष्ट्रपति के कार्यकाल में 2 वर्ष बच रहे थे तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। जब नेक्स्ट राष्ट्रपति या अगले राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। तो ध्यान रखना है, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है और अगले जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे जब उनका पद रिक्त हो जाए या बीच में किसी महाभियोग द्वारा उनको हटा दिया जाए तो पद खाली हो जाएगा, तो पूरे 5 वर्ष के लिए उनका निर्वाचन किया जाएगा। आर्टिकल 57 दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन के बारे में बात करता है। पहले कार्यकाल 56 में, 57 में दोबारा निर्वाचन। 57 में दोबारा निर्वाचन मतलब कोई भी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है।
पहले एक बात ही समझो, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, ठीक, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसी परंपरा है कि 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं किया जा सकता, ये परंपरा है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका दोबारा निर्वाचन किया गया है, इससे बाद किसी भी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन नहीं किया गया, ठीक। तो ये संविधान में लिखित नहीं है, ये परंपरा पर आधारित है कि दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है, 2 बार निर्वाचन किया जा सकता है। और यूएस में केवल 2 बार किया जा सकता है, 2 बार से अधिक नहीं किया जा सकता, ठीक। फिर आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का प्रावधान है। योग्यता यानी कि यदि कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका प्रावधान किस में है? आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता से मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, जो भी उम्मीदवार हैं वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, भारत के नागरिक होने चाहिए, और तीसरी लोकसभा, ध्यान रखना है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब ये ध्यान देखो, प्रस्तावक किसे बोलते हैं? प्रस्तावक और अनुमोदक। जब कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम देने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिसको निर्वाचित होना है वो अपना स्वयं निर्वाचन के लिए, जैसे कि आम चुनावों में होता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जब जो भी प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए उनको 50 समर्थन की ज़रूरत होनी चाहिए, लिखित समर्थन की ज़रूरत होती है, यानी कि 50 लोग उनके नाम का प्रस्ताव देंगे। 50 लोग उनके नाम का प्रस्ताव देंगे जब उनको उसके लिए योग्य माना जाता है। 50 प्रस्तावक का मतलब यह है कि 50 लोग उनके नाम की सिफारिश करेंगे, ठीक, प्रस्तावित करेंगे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ 50 लोग उसका समर्थन करेंगे, यानी कि कुल मिला के संसद से 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपका उस व्यक्ति का समर्थन करते हो। 50 प्रस्तावक जो उसके नाम का प्रस्ताव देंगे, और 50 अनुमोदक जो उनकी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये होती है योग्यता। तो 4 योग्यताएं बताई। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उनके अंदर, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक वो जो उनके नाम को प्रस्तावित करेंगे, और अनुमोदक वो जो उनका समर्थन करेंगे, 50 लोगों का समर्थन करेंगे। कुल मिला के 100 लोग आपको संसद के दोनों सदनों को मिलाकर चाहिए। इतना समझ आया आपको? आर्टिकल 58। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं दी हुई हैं। दशाएं यानी कि आर्टिकल 59 दशाएं का प्रावधान करता है, राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं, ठीक, पागल या दिवालिया ना हो, इस तरह की जो दशाएं दी हुई हैं वो किस में दी हुई हैं? आर्टिकल 59 में, ठीक, लाभ के पद पर ना हो। समझ आया आपको? 59 में। अभी मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगी, उसमें पूरा लिखा हुआ है कंप्लीट। आर्टिकल 60 में शपथ, आर्टिकल 60 शपथ की बात करता है। राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण है। शपथ, और एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना है, भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। और अगर ये नहीं है
यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 महाभियोग इम्पीचमेंट की बात करता है। महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना, यानी राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। तो किस में दी हुई है? 61 में। पीछे पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि महाभियोग किस आर्टिकल में है, या आर्टिकल 61 में क्या दिया गया है? तो महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए या किसी को पद से हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? महाभियोग। इतना समझ आया? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने कार्य उसमें बने रहते हैं। 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, 59 में दशाएं दी हुई है, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल किस में दिया गया है? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में 56 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से, देखो मैंने अभी आपको बताया पद ग्रहण करने की तिथि से, कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद धारण कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाता है तो जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो 5 वर्ष के लिए आएंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। 5 वर्ष के लिए आएंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना, ये पीछे पूछा गया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति की सूचना फौरन लोकसभा के सभापति को देंगे। वो बात की बात है, पहले आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उन्हें संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 61 द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष पूरे हो गए, राष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब नए राष्ट्रपति जितने 6 माह में इलेक्शन होता है, 6 माह में उनका निर्वाचन होना ज़रूरी होता है, तो क्या इस अवधि में उपराष्ट्रपति उनके कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे? तो ध्यान रखना है, जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उनके कार्यवाहक के रूप में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद, उनके कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद उनका पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। इसलिए आर्टिकल 56 का 1 कहता है कि इस अवधि में, यानी इस परिस्थिति में, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट हो गया 5 वर्ष, फिर 6 महीने में इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आते तो वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका नहीं निभाएंगे। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 56 के 1 में। आर्टिकल 56 के 1 में ये प्रावधान किया गया है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आर्टिकल 56 समझ में आया? राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। ये ध्यान रखना है, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो बने रहते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 57, मैंने आपको बताया एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति का कितनी बार निर्वाचित किया जाए। ये एक परंपरा के आधार पर कहा जाता है कि उनका दोबारा निर्वाचन हो सकता है। यूएस में केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं दी गई हैं। क्या क्या? भारत का नागरिक हो। अब आप एक चीज़ नोट करो, भारत का नागरिक हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, लेकिन केवल जन्म के आधार पर, हमने ये तो पता है कि भारत का नागरिक होना राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, तो क्या नागरिकता केवल जन्म के आधार पर होनी चाहिए या अन्य आधारों पर भी नागरिकता को स्वीकार किया जाएगा?
तो ध्यान रखना है भारत का नागरिक हो, इसमें जन्म के आधार पर नागरिकता और अन्य आधार पर नागरिकता दोनों शामिल हैं। यानी कि अगर कोई विदेशी भारत का नागरिक बन जाता है तो वो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बशर्ते उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। लेकिन यूएस में क्या है, केवल जन्म के आधार पर जो व्यक्ति वहाँ का अमेरिका का नागरिक है, केवल वो ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ के पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत का नागरिक होने में दोनों नागरिक शामिल हैं कि वो भारत का जन्म से आधार पर अगर कोई व्यक्ति नागरिक है वो भी उम्मीदवार बन सकता है, और उसने अन्य आधार पर नागरिकता ग्रहण की है तो भी वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ये ध्यान रखना है, ठीक। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखना है, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। एग्जाम में राज्यसभा कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है तो वो उनकी एक योग्यता है। 50 प्रस्तावक मैंने आपको भी समझाए, जो उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो उनका समर्थन करेंगे। कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? 100 सदस्य। संसद के किसी भी सदन से 100 सदस्य आपके नाम को प्रस्तावित करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं 59 में दी गई हैं, 59 में 59 में दी गई हैं। पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति ये वाला बता रही थी मैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसद, ये संसद के सदस्य, और राज्य मंत्री या कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक और मंत्री, ये पद लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है। ये पद लाभ का पद नहीं होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक या अन्य मंत्री, ये लाभ का पद नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस पे है तो वो अयोग्य नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, लाभ का पद ये नहीं होता। इसके अलावा सरकारी नौकरी अगर आपके पास है तो वो लाभ का पद है, ठीक। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। संसद और विधानमंडल में से किसी का सदस्य ना हो, संसद या विधानमंडल में से किसी का सदस्य ना हो, नहीं है तो वो अपने उससे पद से त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा अनुच्छेद 59, 59 के 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की प्रालब्धियां और भत्ते, विशेष अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 59 के 3 में। उनको वेतन भत्ते का जो प्रावधान है, और ये प्रावधान कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद। राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 60 में मैंने आपको बताया राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 क्या बात करता है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, सीजीआई, भारत की सीजीआई, ठीक, और उनकी अनुपस्थिति में, जब मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब ये कई बार ऐसा एग्ज़ाम में आया है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, कि आपको खाली ये दिया हुआ होता है शपथ, और पूछते हैं ये किसकी शपथ है, यानी कि आपको ये लाइंस दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये किसकी शपथ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स में ये भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई एग्जाम में बन जाता है तो वो भी नहीं छूटे। कैसे? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल करूँगा, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। ऐसा नहीं है सभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन सबकी अलग अलग शपथ होती हैं। अभी ये ध्यान रखना कि शपथ एक जैसी होती है तो कैसे पता चलेगा, सबकी शपथ अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। संविधान, ये तो आपको देगा ही नहीं तो पता चल जाएगा राष्ट्रपति पद की शपथ है, यहाँ से देगा। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में नियत रहूँगा, निरत रहूँगा।
ठीक, ये दोनों किसके पद की शपथ है? राष्ट्रपति के पद की शपथ है। जो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं उनकी शपथ भी अलग होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग नोट्स में पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ अपने नोट्स में, ठीक है, अपने नोट्स में मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोग इस वाले नोट से कर लेना। आर्टिकल 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट दिया गया है। महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना। क्या होता है? पद से हटाना। पद से हटाना किसमें दिया गया है? आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किन आधारों पर शुरू की जा सकती है? ठीक, किन आधारों पर शुरू की जा सकती है? अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, ठीक, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए यानी वो पागल हो जाए तो वो अपने पद से हटाया जा सकता है उन्हें। संविधान का उल्लंघन कर दें, संविधान का उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति, यदि राष्ट्रपति पद पर धारण कोई भी व्यक्ति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है इसीलिए संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों से या अन्य देशों से संबंध स्थापित करते हैं, अन्य देशों से संबंध, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति हैं, बड़ा पद है ना, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर अन्य राज्यों से या अन्य देशों से संबंध स्थापित हो जाएंगे तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? तो इसीलिए अन्य देशों से ठीक या अन्य देशों से संबंध स्थापित तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये तो हो गए आधार हो गए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि महाभियोग किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ किस सदन से होता है? तो किसी भी सदन से हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन से हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी यानी प्रारंभ किया जाएगा तो एक व्यक्ति तो कहेगा नहीं कि राष्ट्रपति के लिए हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, ठीक। इसके प्रस्ताव के लिए कम से कम 1/4 लोगों का समर्थन चाहिए। 1/4 लोगों का समर्थन चाहिए, यानी जिस सदन में प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है वहाँ के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को हस्ताक्षर करके पारित करेंगे कि हम महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहते हैं, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहते हैं। 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव पारित करने के लिए, मतलब पारित नहीं हो रहा है, प्रस्ताव पेश करने के लिए, यानी महाभियोग को प्रारंभ करने के लिए जिस भी सदन में महाभियोग प्रारंभ किया जा रहा है उसमें 1/4 सदस्यों को, मान लो लोकसभा में प्रारंभ शुरू किया गया तो लोकसभा के पहले 1/4 सदस्य मिलकर कहेंगे कि हाँ, हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, यानी प्रारंभ करने के लिए, महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी है। 1/4 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब 1/4 लोग उसका समर्थन कर देंगे कि हाँ शुरू करनी चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए प्रक्रिया, उसके बाद जिस भी सदन में उसको पेश किया गया है प्रस्ताव को, उसके 2/3 सदस्य बहुमत से उसको पारित करते हैं। अगर मान लो लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा के 2/3 सदस्य उसको बहुमत से पारित करेंगे। अगर राज्यसभा में शुरू किया गया है तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य उसे बहुमत से पारित करेंगे। इतनी समझ में आ गई। प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए,
प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और उसको पारित करने के लिए, प्रारंभ और पारित में फ़र्क समझना है। जब हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं प्रक्रिया, तो 1/4 सदस्य जिस भी सदन में शुरू किया जाएगा, लोकसभा में तो लोकसभा के 1/4 सदस्य उसको प्रस्ताव को पेश करेंगे, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा में। लेकिन जब पारित किया जाएगा यानी कि उसको अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा, बहुमत से पारित किया जाएगा, तो कितना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके बाद मान लो लोकसभा में, हम एग्जाम्पल लोकसभा का ले रहे थे, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया। उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने से 14 दिन पूर्व, राज्यसभा में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी। राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी ताकि राष्ट्रपति भी अपना समर्थन रख सकें, और या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष रख सकें। तो राष्ट्रपति को पक्ष का मौका दिया जाएगा। कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, 14 दिन पूर्व दी जाएगी, ताकि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकें। राष्ट्रपति स्वयं आकर अपना पक्ष रखें या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें। ठीक, मान लो हमने लोकसभा का एग्जाम्पल लिया, लोकसभा में ये पारित हो गया, ठीक, 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया। उसके बाद ये राज्यसभा में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी ताकि राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। फिर उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में अपना पक्ष रखेंगे, अपने समर्थन में पक्ष रखेंगे, या उनके कोई प्रतिनिधि हैं वो पक्ष रखेंगे। फिर राज्यसभा उनकी बात सुनकर विचार करेगी। फिर उसके बाद यदि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उस दिन, जिस दिन ये पारित हुआ है, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन जिस दिन प्रस्ताव पारित हो जाएगा। पहले तो बात ये ध्यान रखिए, जिस दिन प्रस्ताव पारित हो गया, राष्ट्रपति का पद उसी दिन मुक्त हो जाएगा। ठीक, 14 दिन पूर्व पहले सूचना दी जाएगी राज्यसभा में। इतना समझ में आया कैसे होती है प्रक्रिया, समझ में आया। फिर उसके बाद 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना ज़रूरी है। तो इतना समझ में आया कैसे होगा प्रक्रिया। किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। शुरू करने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिर उसके बाद जब हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। जिस भी सदन में हमने प्रस्ताव पेश किया है उसी सदन में पहले पारित होगा 2/3 बहुमत से। फिर उसके बाद दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है सूचना देना, ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। ठीक, फिर उसके बाद राज्यसभा में आके वो अपना पक्ष रखेंगे, और राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया तो उन पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा, और राष्ट्रपति का पद जिस दिन महाभियोग सिद्ध हुआ है या प्रस्ताव पारित हुआ है उस दिन से रिक्त माना जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया इतना? अब नोट से समझ लो। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरोध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई सदस्य भाग नहीं लेता। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो निर्वाचित सदस्य जब भाग लेते हैं, लेकिन किस में भाग लेते हैं? निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। ये ध्यान रखना कि जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, विधानमंडल का कोई सदस्य भाग नहीं लेता। ठीक, विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा होती है, दोनों में से कोई भी उसका सदस्य कोई भी भाग नहीं लेगा, और इसमें संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इतना समझ में आया? ये एग्जाम में पीछे पूछा गया है। अब महाभियोग के कारण यदि वह संविधान का उल्लंघन कर दे, ये गलत है। संविधान में दिया गया है, मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने, लेकिन ये इसी का रूप है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 53 आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह उनका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा।
तो जब संविधान में कह दिया है मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, तो इसका मतलब अगर नहीं करते हैं तो संविधान का उल्लंघन हो गया ना। तो यही बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में ही गलत आ गया है। यहाँ पर यह है कि अगर उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए या पागल हो जाए कहना, तो ठीक है, या और किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है अगर मानसिक संतुलन खराब हो जाए, यदि वह संविधान का उल्लंघन कर दें और किसी राष्ट्र के, क्योंकि भारत का प्रतिष्ठित पद है, और किसी राष्ट्र के, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाएंगे तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, तो विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, मानसिक संतुलन खराब हो जाए, यदि वह संविधान का उल्लंघन कर दें, तो इन आधारों पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। प्रक्रिया वही है जो मैंने अभी आपको डिफाइन की। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखना है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव की सूचना तो दी जाएगी, सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर इसके साथ प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, जब एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, दूसरे सदन में जाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त होनी चाहिए। उस सदन के सदस्य जिसमें सूचना यानी प्रस्ताव दिया गया है, पेश किया गया है, उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। पहले सदन में पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में जांच के लिए भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या केवल स्वयं ही जा सकते हैं, स्वयं भी जा सकते हैं और अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं अपने पक्ष के लिए, के माध्यम से स्पष्टीकरण देंगे। ठीक, देने का अधिकार है। जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है, तो उसी दिन से, देखो यहाँ पर मैं उसी दिन से, जिस दिन महाभियोग सिद्ध हुआ है, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद जो है मुक्त समझा जाएगा और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। ये मैंडेटरी है कि 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रावधान है, वो भी एक बड़ा ब्रॉड लेक्चर है, वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। इतना आपका कंप्लीट हो गया, इसके नोट ज़रूर बना लेना। थैंक यू सो मच।